हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोज़ के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ओके, तो आज हम कक्षा 10वीं की पाठ 6 है। ओके, इकाई भी 6 है का वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन का प्रश्नावली पे आए हैं। का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर पहला का है सही विकल्प चुने। फर्स्ट है नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है। तो आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है, कौन कौन है। तो उदारीकृत, निजीकरण, वैश्वीकरण। तो इसका उत्तर हो जाएगा घ, उपयुक्त सभी। उदारीकरण भी है, निजीकरण भी है और वैश्वीकरण भी है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 हैं, ग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो यहाँ पे फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ, इनमें से सभी। ओके, आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या है, वैश्वीकरण का अर्थ है। तो क्या है वैश्वीकरण का अर्थ, तो ख इज द राइट आंसर। क्या क्या है, व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। 5 है, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोका कोला। ओके, देखिए ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है एनसीईआरटी बुक से, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा या फिर समझ लीजिएगा, क्योंकि इन सभी में से एग्जाम में आपको क्वेश्चन चूज करके दिया जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं अब 2 पे। क्या है, 2 है आप लोगों के पास, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था का ब्लैंक स्पेस की जगह पे विश्व होगा, विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। ठीक है, आइए चलते हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या है, व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह के माध्यम से किसको बढ़ावा मिलता है। तो वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलता है। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या है, 3 है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विदेशी व्यापार विश्व के देशों के बाजारों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना सन कितना में की गई। तो 1995 ईस्वी में की गई। ओके, आइए चलते हैं हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न पे, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी देखेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला है जो कि VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहता है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर हो जाएगा, वैश्वीकरण का अर्थ विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में सामंजस्य स्थापित करना और उन्हें एक दूसरे से जोड़ना है। इस प्रक्रिया में हम आर्थिक रूप से वैश्विक अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पारस्परिक रूप से निर्भर होते हैं। मुक्त व्यापार वैश्वीकरण का आधार है। इस व्यवस्था में वस्तुओं के आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इसके अंतर्गत विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं देखिए आप लोग यहाँ पे, इसके अंतर्गत विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं एक बाजार या एक अर्थव्यवस्था हो जाती है। विश्व अर्थव्यवस्थाओं के युग्मन अथवा एकीकरण से उत्पादन के साधनों का इस प्रकार आवंटन होता है जिससे उत्पादन और कुशलता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होते हैं। ओके, अब आइए चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जो VVI है। ये भी बहुराष्ट्रीय कंपनी किससे कहते हैं, किसको कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण व स्वामित्व रखती है, जैसे फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, नोकिया, इन्फोसिस,
टाटा मोटर्स आदि। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, सभी ये सब क्वेश्चन से एग्जाम में आते रहता है कि विश्व व्यापार संगठन क्या है, यह कब और क्यों स्थापित किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना सन 1995 ईस्वी में हुई। द्वितीय महायुद्ध के समय विश्व के प्रायः सभी देशों में विदेशी व्यापार पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए थे। इन प्रतिबंधों के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र क्रमशः संकुचित होता जा रहा था। अतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 1947 में जेनेवा सम्मेलन में एक समझौता हुआ। यह समझौता ही सामान्य प्रशुल्क एवं व्यापार समझौता यानी कि GATT कहा जाता है। इस समझौता का मुख्य उद्देश्य व्यापारिक प्रतिबंधों को कम करना तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विभेदात्मक नीति का बहिष्कार करना था। अब इस संगठन का स्थान विश्व व्यापार संगठन ने ले लिया है। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है। भारत में सन 1991 के आर्थिक सुधारों से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर हो जाएगा आर्थिक सुधारों का मतलब उन नीतियों से है जिसका प्रारंभ 1991 के आर्थिक व्यवस्था में कुशलता, उत्पादकता, लाभदायकता एवं प्रतियोगिता की शक्ति के स्तरों में वृद्धि करने के दृष्टिकोण से किया गया है। यह उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण भी नीतियों पर आधारित है। इसे हमें नई आर्थिक नीति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे हम नई आर्थिक नीति के नाम से भी जानते हैं यानी कि NEP न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर, उदारीकरण को परिभाषित करें। तो उत्तर हो जाएगा इसका अर्थ है सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों जैसे लाइसेंस, कोटा आदि को हटाना है। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत सन 1991 से भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति अपनाई है। ओके, अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है कि निजीकरण से आप क्या समझते हैं। तो निजीकरण का अभिप्राय निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त करना तथा उनका प्रबंध करना है। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत भारत सरकार ने सन 1991 से निजीकरण की नीति अपनाई है। ओके, कब से, तो 1991 ईस्वी से। आइए अब हम लोग चलते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न पे। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला है, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किसी देश में अपनी उत्पादन इकाई लगाने के निर्णय पर किन बातों का प्रभाव पड़ता है। तो उत्तर हो जाएगा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई प्रकार से अपने उत्पादन कार्य का प्रसार करती है। जैसे पहला, स्थानीय कंपनी को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना। इसका उदाहरण है पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को कोका कोला जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है खरीद लिया। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती है। इससे स्थानीय कंपनियों को एक तो नवीन प्रौद्योगिकी मिलता है जिसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने साथ लाती है। दूसरा, ज़्यादा उत्पादन करने के लिए पूंजी मिलता है क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास काफ़ी ज़्यादा पूंजी होती है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां माल के उत्पादन के लिए छोटे उत्पादकों का सहारा लेती है। जैसे वस्त्र, जूते, खेल के सामान, खिलौने आदि का उत्पादन बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां ये उत्पाद खरीद कर अपने ब्रांड नाम से दुनिया भर में बेचती है। ओके, इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां संयुक्त उपक्रम के माध्यम से या कंपनियों के विलय या विभिन्न देशों के छोटे उत्पादकों से माल आपूर्ति ले करके अपना उत्पादन जाल फैलाती है। इस तरह बहुराष्ट्रीय
कंपनियों के द्वारा विश्व के दूर दूर स्थानों पर फैला उत्पादन एक दूसरे से संबंधित हो रहा है एवं वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रहा है। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो VVI है, एग्जाम में आते रहता है। ये सब एक ही बार सब नहीं आ जाता है, कुछ कुछ क्वेश्चंस कुछ ईयर्स में देते रहता है। तो ओके, आपको पूरा देख के जाना है कि वैश्वीकरण का बिहार पर पड़े प्रभावों को बताएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों के पास, वैश्वीकरण का बिहार पर पड़े प्रभावों का वर्णन निम्न है। वैश्वीकरण के कारण बिहार का आर्थिक परिवेश भी बदलता जा रहा है। आर्थिक विकास के लिए अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता है। पूंजी के संबंध में यह कहा जाता है कि जिस तरह पानी की तरलता नीची भूमि में पानी को आकर्षित करती है, उसी तरह पूंजी का निवेश वहां होता है जहां आर्थिक एवं सामाजिक वातावरण स्वस्थ हो तथा पूंजी से उत्पाद लाभ अधिक हो। आर्थिक स्वस्थता से हमारा तात्पर्य उद्योग के लिए बिजली, पानी, सड़क जैसे यातायात की सुविधाओं का होना आवश्यक है। उसी तरह सामाजिक स्वास्थ्य के लिए राज्य में अमन चैन का होना आवश्यक है, जिससे निवेशक अधिक सुरक्षा कवच के अंदर अपना पूंजी निवेश कर सके। यद्यपि बिहार में शक्ति के साधन के रूप में बिजली पर्याप्त रूप में उपलब्ध नहीं है, फिर भी सड़क आदि का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है तथा कानून एवं व्यवस्था में अपेक्षाकृत सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह वैश्वीकरण की ही देन है कि सरकार एवं नागरिकों द्वारा राज्य में आधारिक संरचना का विकास हो रहा है, जिससे राज्य की प्रगति तीव्र हो सके। भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने किसी एक संदर्भ में यह कहा था, क्या कहा था, कि देश की प्रगति के लिए बिहार की प्रगति अनिवार्य है। बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि यह किसका कथन था कि देश की प्रगति के लिए बिहार की प्रगति अनिवार्य है। तो APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या आप लोगों के पास, भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क दें। उत्तर हो जाएगा, वैश्वीकरण के समर्थक भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में निम्नलिखित तर्क देते हैं। का पहला है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रोत्साहन। वैश्वीकरण से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रोत्साहित होगा, जिससे भारत जैसे विकासशील देश अपने विकास के लिए पूंजी प्राप्त कर सकेगा। दूसरा है प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि। ठीक है, वैश्वीकरण नीति के फलस्वरूप भारत जैसे विकासशील देशों की प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि होगी और अर्थव्यवस्था का त्वरित विकास हो सकेगा। तीसरा है नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सहायक। वैश्वीकरण भारत जैसे विकासशील देशों को विकसित देशों द्वारा तैयार की गई नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सहायता प्रदान करता है। देखते हैं 4 क्या है। 4 है आप लोगों के पास अच्छी उपभोक्ता वस्तुओं की प्राप्ति। वैश्वीकरण भारत जैसे विकासशील देशों को अच्छी गुणवत्ता की उपभोग वस्तु को सापेक्षतः कम कीमत पर प्राप्त करने योग्य बनाता है। 5 है नए बाजार तक पहुंच। वैश्वीकरण के फलस्वरूप भारत जैसे विकासशील देशों के लिए दुनिया के बाजारों तक पहुंच का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। ओके, 6 है यहाँ पे उत्पादन तथा उत्पादित में स्तर को उन्नत करना। वैश्वीकरण से ज्ञान का तेजी से प्रसार होता है और इसके परिणाम स्वरूप भारत जैसे विकासशील देश अपने उत्पादन और उत्पादित के स्तर को उन्नत कर सकते हैं। अतः यह उत्पादिता के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त करने के लिए गति प्रदान करता है। ओके, 7 है यहाँ पे आप लोगों के पास बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र में सुधार। वैश्वीकरण के फलस्वरूप विश्व के अन्य देशों के संपर्क में आने से बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र की कुशलता में सुधार होगा। 8 है मानवीय पूंजी की क्षमता का विकास। शिक्षा तथा कौशल प्रशिक्षण वैश्वीकरण के प्रमुख घटक है। इससे मानवीय विकास को बढ़ावा मिलता है। ऐसी परिस्थिति में अब भारत के लिए भी वैश्वीकरण के महत्व को नकारना मुश्किल हो गया है।
सच तो यह है कि भारत की औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के लिए वैश्वीकरण की नीति अनिवार्य दिखती है। ओके, आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि लगता है लास्ट क्वेश्चन है। वैश्वीकरण का आम आदमी पर पड़े प्रभावों की चर्चा करें। तो उत्तर हो जाएगा हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का आम आदमी पर पड़े प्रभावों की चर्चा करें। उत्तर हो जाएगा मूल रूप से आम आदमी पर वैश्वीकरण का निम्नलिखित अच्छा प्रभाव पड़ा है। का पहला है उपयोग के आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता। वैश्वीकरण के कारण दुनिया के सभी देशों के उच्चतम उत्पादन लोगों को उपयोग के लिए उपलब्ध हो गया है। उदाहरण के लिए पहले जहां आम आदमी रेडियो से मनोरंजन प्राप्त करता था, अब उनके लिए विभिन्न कंपनियों की रंगीन टेलीविज़न जैसी चीज़ों की उपलब्धता हो गई है। अब तो मोबाइल भी आ गया है। फिर दूसरा है यहाँ पे रोजगार की बढ़ती हुई संभावना। वैश्वीकरण के कारण औद्योगिक प्रसार होने के कारण रोजगार के नए नए क्षेत्र खुल गए हैं, जिससे कुशल श्रमिकों के लिए अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो गए हैं। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसका 3 क्या है। आधुनिकतम तकनीक की उपलब्धता। देखिए यहाँ पे आधुनिक तकनीक की उपलब्धता है। वैश्वीकरण के कारण विश्व के विकसित देशों की आधुनिकतम तकनीक अन्य विकासशील देशों में आसानी से उपलब्ध होने लगा है, जिससे आम लोगों के लिए आधुनिकतम तकनीक के उपयोग का दरवाज़ा खुल गया है। सच कहा जाए तो भारत विकासशील देश में आम लोगों पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव ही पड़ा। फिर देखिए हम लोग आगे देखते हैं, वैश्वीकरण से आम लोगों पर निम्नलिखित बुरा प्रभाव पड़ा। कौन कौन सा पड़ा देखिए हम लोग। बेरोजगारी बढ़ने की आशंका। वैश्वीकरण के कारण आधुनिक संयंत्रों के मशीनी उत्पादन को बढ़ावा मिला है, जिसके कारण समाज के अधिकतम श्रम शक्ति जो अर्धकुशल या अकुशल है, ऐसे लोगों में बेरोजगारी के बढ़ने की संभावना हो गई है। ठीक है, आइए चलते हैं हम इसका दूसरा क्या है। तो यहाँ पे है उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र में बढ़ती हुई प्रतियोगिता। तो क्या हो जाएगा, विदेशी पूंजी एवं विदेशी कंपनियों के बिना किसी प्रतिबंध के आयात होने से आम लोगों में बेरोजगारी फैलाने की संभावना बढ़ गई है। तीसरा है श्रम संगठनों पर बुरा प्रभाव। श्रमिक संगठनों के द्वारा आम मजदूरों की न्यूनतम मांगों को संगठित रूप से मांग की जाती है, जिससे श्रमिकों को सामान्य वेतन एवं सुविधाएं उपलब्ध होने लगती है। अब वैश्वीकरण के कारण श्रम कानूनों में लचीलापन आया है, जिससे श्रमिक संगठन भी कमजोर हो गया है। इससे आम श्रमिकों की उचित पारिश्रमिक मिलने में कठिनाई आने लगी है। ओके, यहाँ पे एंड हो गया है। सारा क्वेश्चन आंसर हमने आपको सॉल्व करवा दिया है। ओके, और मैं खुद फेयर के तौर पर तैयार की हूँ, ताकि आप लोग भी कुछ सीख सको। आप लोग भी फेयर तैयार कीजिए, बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। ओके, कोई इतना नहीं करेगा आप लोगों के लिए। अगर सोशल साइंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, सामाजिक विज्ञान से, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, मैं सोशल साइंस के सभी सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट होते हैं, सभी का फेयर उपलब्ध करवाऊंगी आप लोगों को। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।